तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस की। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स के हिसाब से, और सिर्फ जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स के हिसाब से नहीं। अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोई फ्रेमवर्क पढ़ रहे हो, जिस तरह से एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, ठीक है, और जितनी भी लाइब्रेरीज हैं जावास्क्रिप्ट की, अगर आप उसके साथ काम कर रहे हो तो आपको प्रोमिसेस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब भले आप रिएक्ट डेवलपर हो, एंगुलर डेवलपर हो, ठीक है, आप जिसके साथ भी काम कर रहे हो जो कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है, तो उसके अंदर प्रोमिसेस का यूज किया जाता है, जो कि बेसिकली एडवांस मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट है जिसका क्या नाम है, प्रोमिस। तो भाई जिस तरह से आपको पता है हम रिएक्ट की सीरीज भी कवर कर रहे हैं अपने इस चैनल के ऊपर, और हम एंगुलर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ये प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। तो इस लेक्चर के अंदर आपको मैं प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो जब आपको प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है, तो जब हम रिएक्ट के अंदर, एंगुलर के अंदर इस प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो आपको और अच्छी इसकी नॉलेज हो जाएगी। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, जावा स्क्रिप्ट प्रॉमिस उसी प्रॉमिस के ऊपर डिपेंड करता है जो हम अपनी रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ करते हैं। ठीक है, तो अगर रियल लाइफ के प्रॉमिस के बारे में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी उसको इजीली समझ सकते हो। ठीक है, जिस तरह मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो प्रॉमिस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉमिस है, ठीक है, जो अक्सर लड़के लड़कियों से करते हैं, और वो क्या प्रॉमिस है, यहाँ पे देखो। एक प्रॉमिस है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये लड़के अक्सर करते हैं लड़कियों से जब वो रिलेशनशिप में होते हैं। तो ये तो प्रॉमिस हो गया ना। अब देखो, इस प्रॉमिस की दो तरीके से एंडिंग हो सकती है। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि भाई वो जो प्रॉमिस है उसको निभाया गया है, मतलब लड़के की जानिब से उस प्रॉमिस को निभा दिया गया है। तो जब आप इस प्रॉमिस को निभा लोगे तो उसका एंड क्या होगा, मैरिज, मतलब शादी हो जाएगी। लेकिन अगर वो प्रॉमिस आप नहीं निभा पाते, ठीक है, तो क्या होगा, वो प्रॉमिस तोड़ दिया जाएगा। और अगर वो प्रॉमिस टूट जाएगा तो उस केस में क्या होगा, रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो जाएगा। मतलब आपका ये जो प्रॉमिस है वो दो तरीके से इख्तिताम होगा, एंड होगा। या तो वो निभाया जाएगा तो शादी हो जाएगी, और अगर वो टूट जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। तो देखो, ये तो एक रियल लाइफ की एग्जांपल हो गई ना। ठीक है, सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस के अंदर भी होता है। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो। जिस तरह भाई सपोज करो कि मैंने एक प्रॉमिस बनाया, ठीक है, प्रॉमिस मतलब उसके अंदर कुछ कोड होगा, कुछ लॉजिक होगी, लेकिन वो प्रॉमिस कंप्लीट कैसे होगा, एंड कैसे होगा, देखो, या तो वो रिजॉल्व होगा, मतलब या वो कंप्लीट होगा, या वो फुलफिल होगा, या पूरा हो जाएगा। और जब रिजॉल्व होगा हमारा प्रॉमिस, तो उस केस में आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो आप बताते हो। और दूसरी एंडिंग क्या हो सकती है कि भाई ये प्रॉमिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया है तो उस केस में कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा वो भी हम डिफाइन करते हैं। मतलब हमारा जो भी प्रॉमिस है, हमारा जो भी कोड है, जो भी लॉजिक है, अगर वो रिजॉल्व हो जाती है, मतलब कंप्लीट हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो उस केस में कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, मतलब कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, एग्जीक्यूट करना है। और सेम इसी तरह अगर आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है, कोई एरर वगैरह आ जाता है, तो उस केस में कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, ये भी हम डिफाइन करते हैं। तो ये दो टर्म्स याद करना, रिजॉल्व और रिजेक्ट, क्योंकि यही प्रोमिसेस के साथ यूज की जाती है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ, एक और आपको डायग्रामेटिकली मैं यहाँ पे समझाता हूँ। भाई देखो, सपोज करो कि मेरे पास मेरा प्रॉमिस है, ठीक है, और मैंने क्या बताया, प्रॉमिस के अंदर एक ऐसा कोड होता है जिसके अंदर कोई लॉजिक होती है। और आपको पता है कि भाई लॉजिक हमें दो चीजें प्रोवाइड करती है, या तो वो सक्सेसफुल होती है या वो फेलियर में जाती है। मतलब हमने जो प्रॉमिस बनाया, सपोज करो उसके अंदर जो भी लॉजिक है, जो भी कोड है, अगर वो सक्सेस होता है तो सक्सेस के केस में क्या होगा, रिजॉल्व एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमारा वो जो लॉजिक है अगर वो फेल हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, रिजेक्ट एग्जीक्यूट होगा। जिस तरह मैंने बताया, अगर हमारा प्रॉमिस सक्सेस होता है तो रिजॉल्व चलना चाहिए, रिजॉल्व के केस में हम कोई एक्शन, कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और सेम इसी तरह अगर हमारी लॉजिक, अगर हमारा प्रॉमिस फेल हो जाता है तो उस केस में रिजेक्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, और रिजेक्ट के केस में हम कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज जरा अपने माइंड में रखना। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो, अब सपोज करो कि भाई मेरा जो प्रॉमिस है, ठीक है, मैंने क्या बताया, अगर मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, मतलब फुलफिल हो जाता है, सक्सेस हो जाता है,
तो सक्सेस के केस में मैं क्या करूंगा, कोई एक्शन, कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करवाऊंगा। मतलब मैंने क्या बताया कि भाई अगर ये प्रॉमिस सक्सेस हो जाता है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो। मतलब रिजॉल्व होने पे मैं एक सेपरेट फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूं, सक्सेस होने पे एक सेपरेट फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूं। लेकिन अगर हमारा वही प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है, मतलब अगर वो हमारा प्रॉमिस जो है वो फेल हो जाता है, तो इस केस में भी हम कोई एक्शन या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो मतलब याद रखना, सिर्फ प्रॉमिस को बनाना काफी नहीं होता। प्रॉमिस को जब हम यूज करेंगे तो यूज कैसे करेंगे, अगर वो रिजॉल्व है तो उसको किस तरह से यूज करना है, अगर वो रिजेक्टेड है तो उसको किस तरह से यूज करना है, ये हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर एक और पॉइंट आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं, इसको भी गौर से समझना। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि भाई अगर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व किस केस में होगा, जब हमारा प्रॉमिस सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाएगा, सक्सेसफुली फुलफिल हो जाएगा। तो भाई देखो, जब भी हम अपने प्रॉमिस को यूज करते हैं रिजॉल्व के लिए, मतलब जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो उसके साथ एक फंक्शन हम बाइंड करते हैं जिसका क्या नाम है, देन। और देन के अंदर हम वो फंक्शन स्पेसिफाई करते हैं जो रिजॉल्व के केस में एग्जीक्यूट होना चाहिए। मतलब समझ लो, देन के अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे जो कि एग्जीक्यूट होगा कब, जब हमारा ये जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। मतलब ये देन आपके पास एक मेथड है, इसको याद रखना। ठीक है, क्योंकि इसको अभी हम प्रैक्टिकली यूज भी करेंगे। फिर देखो, फिर मैंने क्या बताया कि अगर हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है, मतलब अगर वो फेल्ड हो जाता है, तो रिजेक्ट के साथ हमारे पास एक मेथड, एक कॉल बैक फंक्शन बाइंड होता है जिसका नाम है कैच। क्योंकि भाई देखो, जो भी हमारे पास प्रॉमिस है, ठीक है, अगर वो रिजॉल्व होगा, सक्सेसफुल होगा, तो देन के केस में हम कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट कब होता है, जब उसके अंदर कोई एरर आ जाता है, जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस केस में हम यहाँ पे कैच को एग्जीक्यूट करते हैं और कैच के साथ कोई फंक्शन बाइंड करते हैं। मतलब देन के साथ जो फंक्शन है उसके अंदर आप अपना कोई काम करवा सकते हो, कैच के साथ जो फंक्शन है उसके साथ आप कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक हो गया। तो भाई देखो, अगर मैं इसी चीज को आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो भाई देखो, इस एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं एडोब ड्रीमवीवर यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और एचटीएमएल फाइल में यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। सेव कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसको अपने डेस्कटॉप पे, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस इसका हम नाम रखते हैं यहाँ पे, और ये एचटीएमएल की फाइल होगी। ठीक है, सेव करते हैं इसको। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट यहाँ पे बनाते हैं, और देखो इसके अंदर मैं क्या बनाता हूँ, एक प्रॉमिस बनाता हूँ। ठीक है, तो याद रखना, प्रॉमिस हम एक ऑब्जेक्ट के सूरत में क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से क्रिएट करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे एक प्रॉमिस बनाता हूँ, उसका मैं नाम रखता हूँ यहाँ पे पी। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं पी, और यहाँ पे मुझे प्रॉमिस का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो ये प्रॉमिस का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। और भाई देखो, इस प्रॉमिस के अंदर हम क्या पास करेंगे, हम एक फंक्शन पास करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये आ गया इसके अंदर एक फंक्शन। ठीक है, इसकी बॉडी मैंने यहाँ पे बना ली। ठीक है, तो भाई देखो, ये जो मैंने प्रॉमिस बनाया, इसके अंदर ये जो मैंने फंक्शन पास किया है, इस फंक्शन के अंदर मैं दो पैरामीटर्स बनाऊंगा। ठीक है, एक तो होगा रिजॉल्व। ठीक है, एक पैरामीटर होगा रिजॉल्व, और दूसरा पैरामीटर होगा जो मैंने आपको बताया था, रिजेक्ट। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे लाजमी स्पेसिफाई करने हैं, यही हमारे प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और अब देखो, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा वेरिएबल बनाता हूँ ए, और इसके अंदर देखो मैं एक सिंपल सी यहाँ पे एक स्टेटमेंट डालता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ 1+2। ठीक है, 1+2। मतलब देखो, आपको पता है कि 1+2 क्या होता है, 3। तो ए के वेरिएबल में क्या चला गया, 3 चला गया। तो देखो, इसके अंदर मैं एक सिंपल सी लॉजिक से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैंने एक इफ बनाया है यहाँ पे, और इस इफ के अंदर ये जो ए का वेरिएबल है मैं इसको यूज करता हूँ। ठीक है, किस तरह से, देखो मैं कहता हूँ कि भाई ए अगर बराबर है 3 के, तो क्या करो, तो आप यहाँ पे रिजॉल्व को एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, देखो एज अ मेथड मैं यहाँ पे इसको एज अ फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और ये रिजॉल्व क्या है, यही जो मैंने अपने पैरामीटर में यहाँ पे डिफाइन किया है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा ये जो प्रॉमिस है ये रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, लेकिन एल्स, एल्स में मैं क्या कह रहा हूँ देखना। ठीक है, एल्स में मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ रिजेक्ट। एल्स में मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, रिजेक्ट। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई अगर हमारा ये प्रॉमिस इस कंडीशन के हिसाब से सेटिस्फाई हो जाता है तो रिजॉल्व एग्जीक्यूट हो, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो रिजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाए। और भाई देखो, अब ना इस रिजॉल्व के अंदर ना मैं एक मैसेज भी पास कर देता हूँ। ठीक है, आप मैसेज कोई भी पास कर सकते हो, मैं यहाँ पे सिंपल क्या पास कर रहा हूँ, सक्सेस। ठीक है, इस मैसेज को हम कैसे यूज करेंगे ये अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और देखो रिजेक्ट के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, फेल्ड।
ठीक है, तो देखो ये मैंने क्या बनाया, एक प्रॉमिस बना लिया। इस प्रॉमिस के अंदर एक ऐसा कोड है जिसके अंदर कोई लॉजिक है, और वो लॉजिक हमें दो चीजें रिटर्न करेगा, या तो रिजॉल्व या तो रिजेक्ट। ठीक है, तो देखो ये तो मैंने क्या किया, ये मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे एक प्रॉमिस क्रिएट किया और कुछ भी नहीं। तो भाई देखो, अगर मैं इस प्रॉमिस को आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूं, ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे कहता हूं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूं, और इसके अंदर मैं यहाँ पे आपको ये जो p है, सिंपल ये p अभी पास कर देता हूं। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी ये जो हमारी कंडीशन है ये क्या है, ट्रू है। इसका मतलब रिजॉल्व एग्जीक्यूट होगा और रिजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर पे दिखाता हूं, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो मैं अपने ब्राउजर पे आ गया हूँ। इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, और इंस्पेक्ट करने के बाद हम इसके कंसोल पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये देखो, प्रॉमिस के अंदर देखो आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी, एक होगा प्रॉमिस स्टेट और दूसरा होगा प्रॉमिस रिजल्ट। अभी देखो प्रॉमिस स्टेट के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, फुलफिल, मतलब हमारा प्रॉमिस जो है वो फुलफिल हो चुका है, वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो देखो स्टेट के अंदर क्या है, फुलफिल, और रिजल्ट के अंदर क्या है, सक्सेस। तो आपने एक बात याद रखनी है कि प्रॉमिस के अंदर आपके पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो प्रॉमिस स्टेट और दूसरा प्रॉमिस रिजल्ट। अभी देखो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है, ट्रू है, इसलिए देखो स्टेट में क्या है, फुलफिल, और प्रॉमिस रिजल्ट में क्या आ रहा है, सक्सेस। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, देखो मैं यहाँ पे 1+3 कर देता हूँ, तो 1+3 तो 4 होते हैं ना, इसका मतलब ये वाली कंडीशन अब हमारे पास ट्रू नहीं है। तो इस केस में हमारे पास एल्स पार्ट चलेगा और रिजेक्ट, और रिजेक्ट के अंदर मैंने क्या लिखा है, फेल्ड। ठीक है, तो देखो उसको सेव करते हैं, और अगर मैं यहाँ पे आके इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, और देखो एक एरर भी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब प्रॉमिस स्टेट के अंदर क्या है, रिजेक्टेड, पहले क्या आ रहा था, फुलफिल्ड, और देखो प्रॉमिस रिजल्ट के अंदर जो हमने मैसेज पास किया था वो क्या है, फेल्ड, और देखो नीचे एरर भी आ रहा है, फेल्ड। और देखो यहाँ पे अनकॉट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तक हमने इसके साथ वो देन या कैच का वो जो मैंने आपको बताया था फंक्शन, वो मैंने अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना कि प्रॉमिस के अंदर हमारे पास प्रॉमिस स्टेट होती है और प्रॉमिस रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके दिखाया, और अब देखो, अब मैं यहाँ से इस लाइन को मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब देखो, अब मैंने आपको बताया था कि भाई देखो रिजॉल्व के साथ हम देन कीवर्ड को, देन मेथड को अटैच करते हैं, और रिजेक्ट के साथ हम कैच फंक्शन को अटैच करते हैं, बाइंड करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको इस फिगर में दिखाया है। यहाँ पे देखो ये चीज, ठीक है, ये चीज नजर आ रही है आपको। ठीक है, अब इसी चीज को मैं इंप्लीमेंट करूंगा, मतलब अब मैं अपना प्रॉमिस यूज करने वाला हूं। तो यूज किस तरह से करेंगे, देखो हमारे प्रॉमिस का क्या नाम है, पी, तो इसके साथ मैं देन को अटैच करता हूं। ठीक है, देन को अटैच करता हूं, और देखो मैंने क्या बताया था कि देन के अंदर मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन पास करूंगा। तो भाई यहाँ पे देखो, इसके अंदर मैं एक एरो फंक्शन पास करता हूं। ठीक है, ये देखो एरो फंक्शन आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़े होंगे। ठीक है, देखो ये मैंने एरो फंक्शन पास किया, और भाई देखो यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास करता हूं, मैं पैरामीटर पास करता हूं मैसेज, मैंने शॉर्ट में लिखा है मैसेज। तो भाई यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, ये देन कब चलेगा, जब हमारा ये जो प्रॉमिस है ये रिजॉल्व होगा, और रिजॉल्व के अंदर देखो मैंने एक मैसेज पास किया है ना, सक्सेस। तो ये वाला जो मैसेज है ये कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, MSG के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके दिखाता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके दिखाता हूँ, और इसके अंदर मैं MSG पास कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं कॉन्कैटिनेट भी कर देता हूँ प्रॉमिस फुलफिल्ड। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्रॉमिस फुलफिल्ड। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब रिजॉल्व आपके पास एग्जीक्यूट होगा तो उसके अगेंस्ट में ये देन का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर रिजेक्ट एग्जीक्यूट होता है तो उस केस में देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो जहां पे ये जो देन का ब्रैकेट है ये एंड हो रहा है, यहाँ पे मैं अब लगा देता हूँ कैच। ठीक है, और कैच के अंदर भी एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो इसके अंदर भी मैं एक एरो फंक्शन पास कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये देखो, और देखो कैच के अंदर ये जो मैंने पैरेंथेसिस बनाया इसके अंदर भी मैं एक पैरामीटर पास कर देता हूँ MSG, मतलब रिजेक्ट के अंदर मैंने मैसेज क्या पास किया, फेल्ड, तो वो फेल्ड मैसेज कहाँ पे जाके स्टोर होगा, MSG के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं यही लाइन यहाँ से कॉपी करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की, इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे MSG पास किया, और यहाँ पे मैं कह देता हूं प्रॉमिस रिजेक्टेड। तो समझ में आया, मतलब यहां पे देखो ये प्रॉमिस सिर्फ क्रिएट करना काफी नहीं है, आपने इस प्रॉमिस को फिर यूज करना है देन और कैच, ये जो मेथड्स हैं इनकी मदद से। देन कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, फुलफिल होगा, और कैच कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा प्रॉमिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। तो अब देखो इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूं ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको एक दफा रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो देखो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, फेल्ड प्रॉमिस रिजेक्टेड। अच्छा, इसके बीच में मैं स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी स्पेस दे देता हूँ, और यहाँ पे भी स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं, तो देखो मैसेज के अंदर अभी क्या होगा, सक्सेस, और सक्सेस के बाद यहाँ पे हमें क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे हमें प्रिंट हो जाएगा
प्रॉमिस फुलफिल्ड, और अगर रिजेक्ट होगा तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रॉमिस रिजेक्टेड। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो अभी फेल्ड हो गया है। फेल्ड क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो मैंने लॉजिक लगाई है उसके हिसाब से ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा 1+2 कर दूं, भाई देखो मैं बहुत सिंपल सी आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, वरना प्रॉमिस के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स भी लगाई जाती हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश करता हूं, तो देखो अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है सक्सेस प्रॉमिस फुलफिल्ड। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अच्छा यहाँ पे देखो एक और चीज मैं आपको बताऊं, भाई देखो अभी ये वाले जो फंक्शन है ना, जो रिजॉल्व होने के केस में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो देखो ये फंक्शन अभी मैंने देन के अंदर पास कर दिया है। आप चाहो तो आप इन्हें सेपरेटली भी पास कर सकते हो। मतलब देखो ये वाली लाइन में यहां से कमेंट आउट करता हूं, ठीक है, ये वाली लाइन में यहां से कमेंट आउट करता हूं, और देखो ये वाला जो कोड है ना, ठीक है, ये वाला जो मैंने इसमें एरो फंक्शन पास किया था, इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं, और मैं यहाँ पे अब एक फंक्शन बनाता हूं, ठीक है, और मैं इसका नाम रख देता हूं ऑन फुलफिल। ठीक है, देखो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, ऑन फुलफिल, और इसके आगे अब देखो ये मैंने पूरा फंक्शन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखो इसको अनकमेंट भी कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये कब चलेगा, जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। और फिर देखो यहाँ पे इसी तरह से मैं इसी को अब मैं कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं क्या देता हूँ, ऑन रिजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ ऑन रिजेक्ट, और इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, प्रॉमिस रिजेक्टेड। ठीक है, सिंपल एक मैसेज पास कर दिया, प्रॉमिस रिजेक्टेड। तो आप देखो ये दो फंक्शन है ना, अब मैंने ये अलग अलग बना लिए हैं, तो अब इनको मैं कॉल किस तरह से करूंगा, देखो इनको अब मैं यहाँ पे कहता हूँ p.then, मतलब मैं कह रहा हूं अगर रिजॉल्व हो जाए तो देन के केस में आपके पास ये वाला चलना चाहिए फंक्शन, कौन सा, ऑन फुलफिल। ठीक है, ऑन फुलफिल चलना चाहिए, और फिर यहाँ पे देखो इसके बाद मैं कहता हूँ कैच, अगर एरर आता है और रिजेक्ट होता है तो उस केस में मेरे पास यहाँ पे ऑन रिजेक्ट चलना चाहिए। ठीक हो गया, सही है। तो देखो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लाइन लिख ली, सही है। मतलब इस लाइन में मैं क्या कर रहा हूं, अपने प्रॉमिस को यूज कर रहा हूं, या तो रिजॉल्व के लिए या कैच के लिए। तो देखो अब इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट आपको मैं ब्राउजर पे दिखाता हूं, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा देखो अभी अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है, यहाँ पे ना हमें इस तरह से पास करना पड़ेगा। देखो ये जो पैरेंथेसिस है ना, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, पैरेंथेसिस को यहाँ से मैं हटाऊंगा, मतलब ये जो ऑन फुलफिल के बाद आपने पैरेंथेसिस लगाए हैं इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, सिंपल मैं क्या पास कर रहा हूँ, ऑन फुलफिल, और सेम इसी तरह ऑन रिजेक्ट में भी यहाँ पे मैं सिंपल क्या पास कर दूंगा, ऑन रिजेक्ट विदाउट पैरेंथेसिस। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं, अब इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो अभी हमारा जो प्रॉमिस है वो फुलफिल हो रहा है, सक्सेस हो रहा है। तो देखो इसलिए ये वाला फंक्शन चल रहा है ऑन फुलफिल वाला, लेकिन अगर यहाँ पे आके मैं एरर, मतलब एरर नहीं, मैं यहाँ पे कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, 1+3, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, कैच एग्जीक्यूट होगा। और कैच के केस में देखो मैंने इसके अंदर क्या फंक्शन पास किया, ऑन रिजेक्ट, मतलब ये वाला फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो इसका रिजल्ट देखो, फेल्ड प्रॉमिस रिजेक्टेड। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रॉमिस के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आगे आओ, देखो ये वाली फिगर आपको समझ में आ गई होगी, रिजॉल्व के साथ देन को बाइंड किया, रिजेक्ट के साथ कैच को बाइंड किया। अब आगे आ जाओ। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए हम प्रोमिसेस को यूज करते हैं, मतलब अगर मैं इस तरह से कहूं कि प्रॉमिस को यूज करने का मकसद, अब मैं आपको यहां पे इस डायग्राम के थ्रू बताता हूं। भाई यहां पे देखो हमारा जो प्रॉमिस है उसके अंदर आपको पता है हम किस किस्म का कोड लिखते हैं, उसके अंदर हम इस किस्म का कोड लिखते हैं जो कि डिले लेता है। डिले मतलब प्रॉमिस के अंदर हम ऐसा कोड लिखते हैं जो कि मे टेक सम टाइम, मतलब जिसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा कोड हम कहां पे रखेंगे, अपने प्रॉमिस के अंदर रखेंगे। जिस तरह भाई हो सकता है कि एक कोड मैंने लिखा है अपने प्रॉमिस के अंदर, वो किसी एपीआई से डेटा ले रहा है, या इंटरनेट रिसोर्स को यूज करके कोई डेटा एक्सेस कर रहा है, या डेटाबेस के थ्रू कोई डेटा एक्सेस कर रहा है, मतलब मल्टीपल काम हो सकते हैं। मतलब ऐसा काम जो कि डिले ले सकता है, जो कि थोड़ा लेट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उसके अंदर कोड ऐसा हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए, इस कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए हम प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मतलब जो कोड देरी से चलेगा वो कोड हम कहां लिखते हैं, प्रॉमिस के अंदर लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम प्रॉमिस के अंदर वो जो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं ना, वो हम परफॉर्म करते हैं। और एसिंक्रोनस ऑपरेशन के बारे में आपको पता है कि वो नॉन ब्लॉकिंग हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकते हैं। तो इसीलिए या तो वो रिजॉल्व होते हैं या वो रिजेक्ट होते हैं। मतलब हो सकता है ना कि मैं कोई कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूं, वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन टाइम लेने के बाद या तो वो फुलफिल हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, कोई एरर प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये चीज जरा अपने माइंड में रखना। अच्छा एक और चीज आपको यहाँ पे मैं बताऊं, देखो
अ जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस ऑब्जेक्ट कैन बी। भाई देखो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस होता है ना, ये तीन चीजें एग्जीक्यूट कर सकता है, तीन चीजें रिटर्न कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये किस स्टेट में होता है, पेंडिंग स्टेट में होता है, ठीक है। और फिर दूसरी दफा ये क्या होता है, फुलफिल स्टेट में हो जाता है। और इसकी तीसरी स्टेट होती है रिजेक्टेड। मतलब देखो आपका जो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट होता है ना, वो सबसे पहले पेंडिंग स्टेट में होता है। पेंडिंग स्टेट मतलब जब उसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो तब वो पेंडिंग स्टेट में होता है। तो जब वो पेंडिंग स्टेट से निकल जाता है तो तब या तो वो फुलफिल हो जाता है या वो रिजेक्ट हो जाता है। मतलब पेंडिंग तो वो लाजमी होगा फर्स्ट टाइम पे, और उसके बाद या तो वो फुलफिल होता है या वो रिजेक्ट होता है। तो ये तीन चीजें हमारे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर होती हैं। लेकिन भाई अभी यहां पे देखो, अभी हमें पेंडिंग कहीं भी नजर नहीं आया, हमें या तो फुलफिल नजर आया था या हमें रिजेक्ट नजर आया था। मतलब यहाँ पे देखो अभी ये जो मैंने अपने प्रॉमिस के अंदर कोड लिखा है, ये तो विद इन मिली सेकेंड्स में एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब ये बिल्कुल भी टाइम नहीं ले रहा, इसलिए जो उसकी पेंडिंग स्टेट है वो हमें नजर नहीं आ रही। तो इस केस में मैं क्या करता हूं, देखो मैं ये वाला जो कोड है ना, ये वाला कोड, इसको मैं यहां से कट करता हूं, और मैं यहाँ पे डिले पैदा करने के लिए, डिले क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करता हूं, सेट टाइम आउट, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, सेट टाइम आउट। और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन पास करता हूँ, ठीक है, एरो फंक्शन, और ये आ गई इसकी बॉडी, और इसके अंदर मैं ये सारा कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और भाई देखो सेट टाइम आउट के अंदर हमें सेकंड मतलब डिले बताना पड़ता है कि कितने सेकंड के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। मतलब सेट टाइम आउट के अंदर ये जो फंक्शन है ये कितने सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगा, 3 सेकंड के बाद ये एग्जीक्यूट होगा। मतलब 3 सेकंड का ये डिले क्रिएट करेगा, देरी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सेट टाइम आउट से पहले यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक मैसेज पास कर देता हूँ पेंडिंग, ठीक है। आप कुछ भी पास कर सकते हो, मैं यहाँ पे सिंपल क्या पास कर रहा हूँ, पेंडिंग, जिससे आपको पता चले कि अभी ये पेंडिंग स्टेट में, क्योंकि ये वाला जो कोड है ये 3 सेकंड का टाइम ले रहा है। तो जब पेंडिंग हो जाएगा या तो हमारे पास देखो ये फुलफिल हो जाएगा या फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो अभी क्या मैसेज हो रहा है, पेंडिंग, ठीक है। लेकिन जैसे ही 3 सेकंड होंगे तो ये देखो वो पेंडिंग गायब हो गया, और यहाँ पे देखो क्या मैसेज आ रहा है, फेल्ड प्रॉमिस रिजेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी तो फेल के लिए दिखा रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, ये देखो अगर मैं यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, देखो 1+2, तो अब ये a बराबर होगा ना 3 के। तो अब देखना, अब पेंडिंग तो आएगा, लेकिन पेंडिंग के बाद हमारे पास ये सक्सेस होगा, ठीक है। देखो 3 सेकंड तक हमें ये पेंडिंग शो होगा, उसके बाद अब ये देखो इसने क्या शो करवा दिया, सक्सेस प्रॉमिस फुलफिल्ड, ठीक है। तो ये 3 स्टेट होती है, आपने याद रखना है। और एक और बात जो मैंने आपको बताई कि प्रॉमिस हम तब यूज करते हैं जब हमें एसिंक्रोनस ऑपरेशन को यूज करना होता है। एसिंक्रोनस ऑपरेशन मतलब ऐसा कोड जो कि थोड़ा डिले ले, और ऐसा कोड जो कि नॉन ब्लॉकिंग हो, जो कि आपकी एप्लीकेशन के जो आगे का कोड है उसको ब्लॉक ना करे, पेंडिंग ना करे, ठीक हो गया। तो देखो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले अब यहाँ पे आ जाओ, प्रॉमिस की जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे आ जाओ। देखो व्हाट इज अ प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट, देखो अ प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर ऑफ एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन। मतलब देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि प्रॉमिस क्या एक ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और भाई देखो ये जो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, या तो ये कंप्लीशन होता है, मतलब या तो ये कंप्लीट होता है, या ये फेलियर की तरफ जाता है। मतलब इसकी दो तरीके से एंडिंग होती है। मतलब एसिंक्रोनस ऑपरेशन जब भी आप परफॉर्म करते हो तो वो थोड़ा सा डिले लेता है, और डिले लेने के बाद या तो वो कंप्लीट होता है या वो फेल होता है। भाई देखो एसिंक्रोनस ऑपरेशन का वही कॉन्सेप्ट है, अगर आप सबने एजेक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो एजेक्स के अंदर जो भी हम काम करते हैं ना, वही काम हम बेसिकली अपने प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के अंदर करते हैं। और आपको पता होगा एसिंक्रोनस ऑपरेशन के बाद या तो हमारा वो जो प्रोसेस होता है या तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है या वो फेल होता है। तो भाई देखो अगर आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बारे में नहीं पता तो उसका मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझाता हूं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज सिंक्रोनस इन जावास्क्रिप्ट। भाई देखो सिंक्रोनस में क्या होता है, मतलब सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल वेयर ऑपरेशंस टेक प्लेस सीक्वेंशियली। इसका मतलब भाई देखो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपके जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब टॉप टू बॉटम 1 बाय 1 वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं। जिस तरह अगर मैं एक डायग्राम से समझाऊं, यहाँ पे देखो मेरा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है, ठीक है, वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, और स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले एक फंक्शन है फंक्शन 1,
वो एग्जीक्यूट होगा, फिर फंक्शन 1 जब एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद फंक्शन 2 एग्जीक्यूट होगा, और सेम इसी तरह फंक्शन 2 के बाद हमारा फंक्शन 3 एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन भाई देखो, अगर सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन 2 है, अगर सपोज करो ये फंक्शन 2 थोड़ा सा डिले लेता है, मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग करता है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों करता है? क्योंकि भाई यहाँ पे देखो, सपोज करो फंक्शन 2 के अंदर एक ऐसा कोड हुआ हुआ है जिसको एक रिसोर्स चाहिए। अब वो रिसोर्स कोई भी हो सकती है, वो आपकी एपीआई हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है, या डेटाबेस हो सकता है। मतलब सपोज करो फंक्शन 2 के अंदर जो कोडिंग हुई हुई है वो किसी रिसोर्स को यूज कर रही है। रिसोर्स मतलब एपीआई हो गया, डेटाबेस हो गया, या इंटरनेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई जो फंक्शन 2 है ना, ये एक इंटरनेट की रिसोर्स को यूज करेगा। लेकिन भाई सपोज करो फॉर सम रीजन हमारा इंटरनेट नहीं आ रहा, या इंटरनेट चलते चलते बंद हो गया, तो सपोज करो कि फंक्शन 2 को इंटरनेट रिक्वायर्ड है, लेकिन इंटरनेट के साथ क्या मसला है कि इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो गया है, मतलब वो अपना जो स्पीड है उसने उसको स्लो कर दिया है। तो मतलब सपोज करो कि जो फंक्शन 2 है, ठीक है, ये 2 मिनट ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, तो इसका मतलब 2 मिनट तक हमारा फंक्शन 2 पेंडिंग में रहेगा और हमारा फंक्शन 3 कॉल नहीं होगा। क्योंकि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जब तक आपका फंक्शन 2 एग्जीक्यूट नहीं हो जाता प्रॉपरली, तब तक फंक्शन 3 एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब फंक्शन 3 हमारा ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर मौजूद है। इसका मतलब जब तक फंक्शन 2 हमारा कंप्लीटली कॉल नहीं हो जाएगा, तब तक हमारा फंक्शन 3 एग्जीक्यूट नहीं होगा। और मैंने क्या बताया, फंक्शन 2 को इंटरनेट की रिसोर्स चाहिए, और इंटरनेट फॉर एग्जांपल 2 मिनट तक नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमारा ये जो फंक्शन है वो 2 मिनट तक क्या होगा, पेंडिंग में रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारा ये फंक्शन 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद हमारा ये फंक्शन 3 कॉल होगा। तो ये प्रॉब्लम होती है किसके अंदर? सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर। तो देखो, इस सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से बचने के लिए, मतलब ये जो हमारे पास ब्लॉकिंग स्टेट का एक प्रॉब्लम आ रहा था, हमारे पास ये जो पेंडिंग स्टेट का एक प्रॉब्लम आ रहा था, इसको ओवरकम करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। किस तरह से? यहाँ पे देखो देखो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल वेयर ऑपरेशन डज नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपके पास जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। लेकिन देखो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा था, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो फंक्शन 3 है वो फंक्शन 2 के ऊपर डिपेंडेंट था। मतलब जब तक फंक्शन 2 कंप्लीट नहीं होगा, तब तक फंक्शन 3 एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाओ, एसिंक्रोनस के अंदर क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो आपके ऑपरेशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही वाला फ्लो चलेगा कि भाई फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है, फंक्शन 3 है। ठीक है, इस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन होगी। लेकिन यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया, फंक्शन 2 क्या कर रहा है, फंक्शन 2 एक रिसोर्स को यूज कर रहा है, मतलब इंटरनेट को यूज कर रहा है। और इंटरनेट फॉर एग्जांपल सपोज करो कि 2 मिनट तक अगर हमारे पास नहीं आ रहा, तो एसिंक्रोनस के केस में पता है क्या होगा, अगर फंक्शन 2 थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो इस केस में फंक्शन 3 उसके लिए नहीं रुकेगा, फंक्शन 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब फंक्शन 2 अभी भी यहाँ पे चल रहा है, प्रोसेस हो रहा है, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर फंक्शन 3 हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मतलब फंक्शन 1 और फंक्शन 3 एग्जीक्यूट हो चुके हैं, लेकिन फंक्शन 2 एग्जीक्यूट अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो इंटरनेट की रिसोर्स का वेट कर रहा है। जैसे ही वो आएगा तब हमारा फंक्शन 2 एग्जीक्यूट होगा। तो भाई देखो, जैसे ही इंटरनेट आ गया, मतलब 2 मिनट का जो टाइम था वो कंप्लीट हो गया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा। ठीक है, मतलब एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा, और 2 मिनट के बाद वो कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, हमारे फंक्शन 2 को कॉल कर लेगा। तो इसका मतलब फंक्शन 2 जो कि ज्यादा टाइम ले रहा था, वो सबसे एंड में कॉल होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि फंक्शन 2 जो कि टाइम ले रहा था, ठीक है, जब वो अपना टाइम कंप्लीट कर लेगा, तो तब एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा और वो हमारे फंक्शन 2 को कॉल कर लेगा। तो इसका मतलब इस केस में जो हमारी एप्लीकेशन है वो नॉन ब्लॉकिंग रहेगी। मतलब यहाँ पे कहीं भी हमारा वो जो पेंडिंग वाला काम है, नॉन ब्लॉकिंग वाला काम है, वो नहीं होगा। मतलब यहाँ पे हम इजाजत दे रहे हैं कि जो फंक्शन जितना टाइम ले रहा है उतना टाइम ले और उसके बाद रिजल्ट रिटर्न करे। तो इसका मतलब भाई देखो, ये जो एसिंक्रोनस ऑपरेशन होता है ना, इसी तरह का ऑपरेशन हम करते हैं अपने प्रॉमिस के अंदर। क्योंकि मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखो कि जो हमारा प्रॉमिस है, ठीक है, या तो वो सक्सेस होगा, या तो वो रिजॉल्व होगा, या वो रिजेक्ट होगा।
लेकिन प्रॉमिस के अंदर जो हम कोड लिखते हैं वो एसिंक्रोनस कोड होता है, मतलब एसिंक्रोनस ऑपरेशन हम अपने प्रॉमिस के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं ताकि जो हमारा जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम का फ्लो होता है वो नॉन ब्लॉक रहे, मतलब नॉन ब्लॉकिंग रहे, उसके अंदर कोई पेंडिंग स्टेट या ब्लॉकिंग स्टेट ना आए। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं प्रोमिसेस का। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज 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 जरूर सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन भी दबा लेना, क्योंकि इसी तरह के जो जावास्क्रिप्ट के एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।